आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस का एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन ऑब्जर्व हो रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे अपना कमेंट दे सकते हैं और साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, मतलब कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में अर्थ की ही एक प्रॉपर्टी है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो क्या है, अगर ये मान लीजिए कि जैसे कि इस पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि ये है हमारी अर्थ, इस अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है। अगर हम ये मान लें कि अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका हमारे ऊपर, हमारी अर्थ पे क्या असर पड़ेगा। उसका असर ये पड़ेगा कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो माइनस में पहुंच जाएगा। मींस ये टेम्परेचर इतना तक पहुंच सकता है, अभी हम जिस कंफर्टेबल टेम्परेचर में रह रहे हैं अर्थ पे वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होगा। सो क्या कारण है कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअल में अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस का मिक्सचर है, और वहां जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, क्योंकि उन गैसेस का इफेक्ट ये है कि वो अर्थ की जो एनर्जी का जो उसका टोटल एनर्जी है उसको बैलेंस करती है। अब वो उसको कैसे बैलेंस करती है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर सन है, सन से ओवरऑल रेडिएशन जो उसका पूरा उसकी एनर्जी है वो अर्थ पे आती है। उसमें IR रेज भी है, उसमें UV रेज भी हैं और उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम भी है, सारे उसके अंदर रेज उसके इंक्लूड हैं। तो जब अर्थ की सरफेस पर सन रेज आती हैं, उस अर्थ की सरफेस से वो री रेडिएट हो जाती है स्पेस में। मतलब कुछ तो पोर्शन एब्जॉर्ब होता है लेकिन काफी ज्यादा अनुपात में वो री रेडिएट हो जाता है, वो दोबारा से रिवर्ट बैक हो जाता है स्पेस में। अब अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा कि ये सारा जितना भी री रेडिएट हुआ है IR और जितनी भी रेस सन की आई हैं वो सब वापस चली जाती हैं स्पेस में। इस कारण से जो टेम्परेचर, हम जिस टेम्परेचर में कंफर्टेबल टेम्परेचर हमें चाहिए, मींस लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो अर्थ पर टेम्परेचर चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो इसी री रेडिएट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसमें से भी ये IR रेडिएशन को, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन को ये जो गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस ये ट्रैप कर लेती हैं और उसकी वजह से जो अर्थ के ऊपर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो ये जो होल फिनोमिनन है कि किस तरीके से ये गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो IR रेस को, सन की इंफ्रारेड रेस को ट्रैप कर लेती हैं और उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है, उसको हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं। अभी हमने स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में अर्थ की ही एक प्रॉपर्टी है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। और किस वजह से, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। वो गैसेस क्या करती हैं, वो गैसेस टोटल एनर्जी को, मतलब अर्थ के जो सिस्टम की एनर्जी है उसको वो बैलेंस करती है। जो अर्थ सन की मतलब जो सन की रेज आ रही हैं उसको रिट्रैप कर लेती हैं और अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। इससे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये था नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसके कंट्रास्ट में है ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमने अभी इससे प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि जो सन की रेडिएशन आती है और वहां से अर्थ की सरफेस पे से जो री रेडिएट होता है, दैट मीन जो रिफ्लेक्ट बैक होती है रेडिएशन, उसको ये गैसेस, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, साथ में मीथेन, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जो अर्थ के ऊपर जो नॉर्मल लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल कंडीशन है।
ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? अगर मान लीजिए कि अब अगर एटमॉस्फेयर में इन्हीं गैसेस का रेशो, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका रेशो बढ़ जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि जितनी ज़्यादा गैसेस, जितने ज़्यादा रेशो में ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगी, उतना ज़्यादा ये आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगी। इसका मतलब है कि अब जो नॉर्मल टेम्परेचर अर्थ के लिए ज़रूरी है वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी ये टेम्परेचर एक्सीड हो जाता है, बिकॉज अब ये गैसेस ज़्यादा अनुपात में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जितनी नीड नहीं है, नेचुरल जो होना चाहिए उससे उसका रेशो एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो रेडिएशन का ट्रैप है, मीन्स जो आईआर रेडिएशन को वो ट्रैप कर रही है, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई। ये आईआर रेडिएशन की क्या क्वालिटी है? आईआर रेडिएशन की एक तो इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जो सन की आईआर रेज है इनकी, और दूसरा कि इनकी हीटिंग प्रॉपर्टी होती है आईआर रेज में। तो इस इफेक्ट को कहते हैं ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसको ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कह रहे हैं? वो इस वजह से क्योंकि जो गैसेस का जो रेशियो एटमॉस्फेयर में बढ़ा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये इम्बैलेंस एटमॉस्फेयर में हुआ है। सो देयरफॉर इसका नाम है ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहां इस टेबल में कुछ डाटा गिवन है कि किस तरह की कौन कौन सी गैसेस हैं और उसका कितना कितना प्रपोर्शन नेचुरल है और कितना मैन मेड है। वाटर वेपर, जैसे कि इसका फर्स्ट जो पार्ट है, जो इसका फर्स्ट नाम दिया हुआ है वाटर वेपर। वाटर वेपर में हीट को ट्रैप करने की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। सो देयरफॉर नेचुरली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में वाटर वेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर में इसका आना, उसका रेशो आप देखिए बहुत कम है, 0.001%। इसलिए हम वाटर वेपर को एज अ ग्रीन हाउस गैस और जो ग्रीन हाउस फैक्टर के रूप में उसको नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से इसका जो इंक्लूजन है, जो उसका रेशो है, वो कम है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ओवरऑल में वाटर के बाद सेकंड नंबर पे है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रीन हाउस गैस का रेशियो है वो ज्यादा है, नेचुरली भी 3.5% होती है, और बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज 0.117% ये एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा आ रही है। मीथेन इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, एंड नाइट्रस ऑक्साइड, एंड ये CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन्स ऑल्सो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आ रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ रहे हैं जितना ज़्यादा ह्यूमंस ने दैट मीन्स इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर लिया है, उसका जो वेस्ट है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। और साथ में जो ओजोन है, अब ओजोन कहाँ से आ रही है एटमॉस्फेयर में? ओजोन आ रही है बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके द्वारा ओजोन और CFCs आ रहे हैं इंडस्ट्रियल्स जो एमिशन है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में। और आप देखिए कि जो मैन मेड एक्टिविटीज हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उनकी वजह से इन गैसेस का रेशो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, एंड दैट इज वाई कि इनका जब रेशो बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स अर्थ का जो टेम्परेचर रेज होना है वो वाला फिनोमिनन भी नॉर्मल से ज्यादा है। अब इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, दैट मीन्स किस किस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हमने अभी तक देखी हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में मीथेन, एंड दीज आर द नाइट्रस ऑक्साइड्स, और इसके अलावा ओजोन एंड CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसमें से ओजोन का हमने एक्सप्लेन किया कि ओजोन आ रही है बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शंस, और इसके प्रीवियस जो वीडियोस में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया जा चुका है कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये ओजोन का फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर में होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। एंड जो ये CFCs आ रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में ज्यादा पहुंच रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो है एक तो फ्यूल बर्निंग, दैट मीन्स फ्यूल बर्निंग, और साथ में जो व्हीकल एमिशन है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। एंड मीथेन का जो CH4 है, ये मीथेन का फॉर्मूला है। मीथेन एक तो बायोफर्मेंटेशन की वजह से,
और दूसरा जो फॉसिल फ्यूल, जब बायोमास की बर्निंग होती है उसकी वजह से मीथेन का रेशो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड का रीजन है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और साथ में फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग, इसकी वजह से जो नाइट्रस ऑक्साइड है उनका रेशो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। सो दीज आर द गैसेस कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी के बढ़ने से इन गैसेस का रेशो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। वन ऑफ द मेन रीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है उसका एक मेन रीजन है पेड़ों का कटना, दैट मीन्स फॉरेस्ट का खत्म होना। जैसे कि आप जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं। अगर वो पौधे ही नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सो एटमॉस्फेयर में उसका रेशो भी बढ़ता रहेगा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, मतलब इसका हमारे अर्थ पे, हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का और ग्रीन हाउस इफेक्ट का। क्यों हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को मीन जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक मेजर कंसर्न है हमारे लिए। इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। और वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का रेशो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है इस वक्त पे। मींस वो आईआर रेज को, जो सन की आईआर रेज है, उसको ज्यादा क्वांटिटी में ट्रैप कर रही हैं और यही आईआर रेज अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग या अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या फर्क पड़ रहा है, उसका फर्क ये पड़ रहा है कि सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज, इसकी भी दो रीजन है। एक तो है इसका थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर, पानी का थर्मल एक्सपेंशन होना, मीन्स गर्मी की वजह से पानी का फैलाव होना। और दूसरा ग्लेशियर्स का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। दीज आर द टू रीजन की वाई जो सी लेवल में राइज होता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग। अब इसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उसका इस्तेमाल मिनिमम रूप में किया जाए। मतलब उसकी बजाय कुछ इस तरीके के एनर्जी सोर्सेज को यूटिलाइज में लाया जाए जैसे कि जिसको हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। इसका हमें अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल और इसको और आगे इसको एनहेंस करना चाहिए, जिससे फॉसिल फ्यूल्स पे जो हमारी लाइफ की डिपेंडेंसी है वो कम होती जाए। और इसके अलावा मीन्स पेड़ों का लगाना और फॉरेस्टेशन, क्योंकि जितना ज्यादा पेड़ होंगे उतना ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेंगे। सो यहाँ इसके पॉइंट्स पे आते हैं। रिड्यूस द यूज ऑफ मटेरियल विच प्रोड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैसेस, अवॉइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की बर्निंग को अवॉइड करना, क्योंकि उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो भी एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं। एंड एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उसका इम्प्लांटेशन करना, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो पौधे हैं वो उसको यूटिलाइज कर सकें। और साथ में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढना, जैसे कि विंड एनर्जी और मीन्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और साथ में हाइड्रो एनर्जी। इन एनर्जीज के यूटिलाइज पे ज़्यादा उसका ध्यान देना कि हम इनके क्या अल्टरनेटिव हम इसको ढूंढ सकते हैं। यूज इको फ्रेंडली मटेरियल्स। सो दीज आर द सॉल्यूशंस, कुछ पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को एटमॉस्फेयर में कम कर सकते हैं। सो विद दिस वी एंड्स आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं। दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज ट्विटर हैंडल लिंक। इसके अलावा हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में साइंस के सेक्शन में अभी तक काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं और इसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन पेपर भी एसएससी CHSL के सॉल्व करे हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।